हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। और आज हम हमारी आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 की वीडियो नंबर 2 को करेंगे। इसमें हम कंप्लीट कर देंगे आर्किटेक्चर के भाग को, जो कि ऑब्वियसली पीटी 365 में आया हुआ है पिछले 6 महीने में। तो अभी तक हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कर लिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डिलिस्टिंग की है यहाँ पर साइट्स की, हमने उनको देखा है। जैसे कि मीनार हमने हरियाणा की देखा 13 को, उसी में हमने वाराणसी में जो नाला था उसके रोन्स वगैरह को देखा। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम करेंगे सभी के सभी टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल में देखो, शुरुआत में ही सबसे पहले जो टेम्पल आया है ना, वो आया है श्री जगन्नाथ टेम्पल। अब श्री जगन्नाथ टेम्पल की न्यूज़ क्यों आई हुई थी? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था ना कि इस मंदिर के अंदर एक रत्ना भंडार है। और ये केवल इसी में नहीं है, मोस्टली हर एक जो टेम्पल होते हैं उनमें होता है। रत्ना भंडार का क्या मतलब है? रत्न होते हैं ज्वेल्स, और भंडार यानी कि उसको रखने की जगह, यानी कि ट्रेजरी। तो एक सेक्रेड ट्रेजरी हमें दिखाई देती है श्री जगन्नाथ टेम्पल में, और उसको रीओपन किया गया है लगभग 46 साल के बाद में, 46 ईयर्स आफ्टर। सो एक तो पहली बात देख लेते हैं कि ये टेम्पल है क्या। दूसरी बात, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या क्या इसका आर्किटेक्चरल रहा है, ये आप इसमें देख पाएंगे। सो सबसे पहले तो ये जो टेम्पल है वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड जगन्नाथ को, जिनको इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड विष्णु का, यानी कि वो भगवान विष्णु के क्या रहे हैं, अवतार रहे हैं। साथ ही में ये केवल एक मेन डाइटी के लिए नहीं, बल्कि उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके भाई जो है, बड़े भाई लॉर्ड बालाभद्रा, तो ये माना जाता है कि ये तीनों को ही एक साथ में टेम्पल में यहाँ पर एज अ मेन डाइटी बैठाया गया है। बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनंत वर्मन 14 गंगा देवा। तो ये जो थे गंगा देवा, आप देख पाएंगे कि इनके जो रूल चल रहा था, जो कि फाउंडर थे गंगा डायनेस्टी की, जो कि हमें दिखाई देता है कि बंगाल उड़ीसा के साथ में दिखाई देंगे। फिर पालास जो है वो भी यहीं पे हमें दिखाई दे रहे थे। सो ये उनके टाइम में यहाँ पर बना था, और ये 12th सेंचुरी ईडी में बना था। तो जब मेडिवल इंडिया चल ही रहा था, इधर दिल्ली सल्तनत आने वाली थी, तब हम देखते हैं कि ये लगभग 1100 कुछ के ईस्वी के अंदर ये बनेगा। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है उसका आर्किटेक्चर स्टाइल कलिंगा आर्किटेक्चर में आता है। तो कलिंगा आप लोगों को याद होगा, किसी ने भी अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो अशोक के साथ में जो युद्ध अशोक ने किया था वो कलिंगा के साथ में वॉर किया था, और उसके बाद ही उनका जो मन है वो परिवर्तन होता है, राइट। तो कलिंगा कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। तो ओडिशा में हम देख पाएंगे कि एक डिस्टिंक्ट इनका स्टाइल हमें दिखाई देता है। देखो, एक तो सबसे मेन जो स्टाइल है वो कौन कौन से स्टाइल है? एक तो नागरा स्टाइल होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। नागरा मतलब कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल, यानी कि जो यहाँ पर जो मैक्सिमम पार्ट होगा नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का, उसमें आपको दिखाई देगा। देन देर इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज़ द्राविड़ा। द्राविड़ा यानी कि जो दक्षिण या फिर दक्षिणी भारत, या फिर जो हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई देता है। अब दोनों में फ़र्क है, आर्किटेक्चर में फ़र्क है, तभी उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी आप किसी सदर्न साइड ऑफ के टेम्पल में जाएंगे ना, तो उनके वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको क्या दिखाई देते हैं, द्वार दिखाई देते हैं। आपको दूर से देख के लगेगा कि यही टेम्पल है, बट बाद पास में जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो पहले जस्ट एक दरवाज़ा है, इसके अंदर जाकर हमें टेम्पल मिलेगा। इसके साथ में आपको मोस्टली वहाँ पर एक वाटर रिजर्व जरूर मिलेगा। वहाँ की जो वॉल्स होती हैं द्राविड़ा में, वो बहुत ही ज़्यादा जो निम्न कार्य होता है, यानी कि छोटा छोटा महीन जो कार्य होता है, इंट्रिकेटेड होती है डिज़ाइन के साथ में, तो वो वहाँ पर आपको मिलती हैं। नागरा में आपको दिखाई देगा कि सेंक्टम सेंक्टोरियम जो होता है उसके ऊपर से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें। खैर ये थोड़ा दूसरा प्लान है। अदरवाइज नागरा में हम देखते हैं कि ऐसे पिरामिडिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ऊपर हमें फिर वामना दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें छतरी दिखाई देती है, देन कलश को हम देख पाते हैं। सो ये थोड़ा फ़र्क है। इनकी जो दीवारें होती हैं नागरा स्टाइल में, वो थोड़ी सी प्लेन होती हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न या फिर द्राविड़ा की जब हम बात करते हैं। फिर नागरा के अंदर ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो पानी का कोई रिसोर्स होगा वो अंदर ही होगा, नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तीसरा, नागरा स्टाइल होते हैं ना, वो एक बड़े ऊपर उठाए हुए प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ से सीटाडल को याद करो। सीटाडल क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो देख पाएंगे कि वहाँ पर एक बड़ा सा ऐसे सीटाडल, यानी कि जिसको चौतरा भी बोल सकते हैं पत्थर का, उसको बनाया जाता था, और उसके ऊपर जो यहाँ पर क्या था हमें दिखाई देते थे काफ़ी सारे घर वगैरह या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सेम ऐसा ही होता है। देखिए, आप एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म देख पाते हैं नागरा स्टाइल के टेम्पल्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि वैसे तो ये स्टाइल नागरा में आता है, लेकिन नागरा को भी हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अकॉर्डिंग टू लोकल सब स्टाइल, जहाँ पर लोकल जो लोग रहते थे उन्होंने जो छोटे छोटे बदलाव किए तो उसमें बांट सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर, जो कि वैसे तो नदन उससे इन्फ्लुएंस्ड है काफ़ी ज़्यादा। हमें ये कलश वगैरह, यहाँ पर छतरी वगैरह, अमाल का, ये सब दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है वही हमें पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि इसमें 4 कंपोनेंट है, 4 चीज़ें हैं। पहला तो यहाँ पर विमाना या फिर दोहला है, जिसको गर्भगृह भी बोला जाता है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। नागरा में नॉर्मली आप गर्भगृह ही बोलेंगे। गर्भगृह माने क्या? गर्भगृह माने होता है सेंक्टम सेंक्टोरम। अब सेंक्टम सेंक्टोरम का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर जो मेन डाइटी है उनको, उनकी जो मूर्ति होती है वो पाई जाती है। तो आइडल वर्शिपिंग हम देखते हैं यहाँ पर टेम्पल में की जाती है। और गर्भगृह यानी कि सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब ही ये होता है। इस केस में कितनी मेन डाइटी है? 3 मेन डाइटी है, तो तीनों की तीनों जहाँ पर एक कमरे में पाई जाएंगी उसको हम सेंक्टम सेंक्टोरम के नाम से जानेंगे। तो ये हमें दिखाई देता है कि ये नागरा टाइप में तो बना हुआ है, जो रेखा दावला कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसके ऊपर कर्वीलिनियर टावर है जिसको शिखर बोला जाता है। तो गर्भगृह को हम देख पाएंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर में शिखर को देख पाएंगे, तो कर्व से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो यहाँ पर हमें जियोमेट्री दिखाई दे रही है। जियोमेट्री का क्या मतलब है कि आपने पिरामिड्स को देखा होगा, तो पिरामिड्स कुछ इसी तरीके से जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लीनियर है, यानी कि सीढ़ी नुमा प्रकार से बनाया गया है, नॉर्मल सीधा नहीं बनाया गया, जो कि मोस्टली आपने टेम्पल्स वगैरह को अपने आसपास देखा होगा। नहीं, यहाँ पर हमें दूसरे टाइप का थोड़ा सा इसका नक्शा दिखाई देता है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, वो है जगमोहना। अब जगमोहना क्या है? देखो, जगमोहना का मतलब है इन ए फॉर्म ऑफ पीड़ा दौला, पीधा दौला, जिसमें हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो शिखर है वो टायर्स डिमिनिशिंग पीडाज और द प्लेटफॉर्म्स। अगेन पीढ़ा से इसको लेके चलो ना, कि जो ये टावर बनाए गए हैं, ये जो शिखर बनाए गए हैं, इनमें हम क्या देख पाते हैं? एक स्टेयर्स देख पाएंगे, इसमें टेयर्स देख पाएंगे जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। फिर हम इसमें एक देख पाते हैं नाटा मंडपा। अब देखो, ये यूजुअली मोस्टली हर एक टेम्पल में देखा जाता है कि जब आप मेन डाइटी के पास में जाते हो ना, गर्भगृह के अंदर जाना होता है, उससे पहले आपको एक इस तरीके का कुछ भी, मतलब एक रूम टाइप मिलेगा, या रूम नहीं कहेंगे तो एक बरंडा टाइप मिलेगा जिसमें बालकनी टाइप खुला सा वो होगा। और उसका काम ही क्या है? उसको बोला जाता है ऑडियंस या डांसिंग हॉल। या तो वहाँ पे पहले नृत्य होता होगा, या फिर वहाँ से जो लोग हैं वो आएंगे, इकट्ठा होंगे वहाँ पर उस लाइन में, एंड देन वो वहाँ से क्या करेंगे? गर्भगृह की तरफ जाएंगे। तो ये हमें दिखाई देता है यहाँ पे। देन हम यहाँ पर देख पाएंगे भोगा मंडपा। अब इसका क्या मतलब है? हॉल फॉर रेजिडुअरी ऑफरिंग। तो ये वही है कि जो बच गए हैं, मेन डेटी तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? बैठ के अपना जो भी उनका रेजिडुअरी ऑफरिंग्स वगैरह है, जो भी उनको करना है, मतलब प्रार्थना वगैरह, वो वहाँ पर कर सकते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ आउटर वॉल ऑफ द मेन टेम्पल फिगर ऑफ विष्णु 4 ऑन ईदर साइड आर कार्व्ड। तो देखो, अब मेन वॉल जो है ना इनके बाहर की, वहाँ पे ज़्यादा कार्विंग तो नहीं की गई है, बट वहाँ पे द्वारपाल बनाए गए हैं। अब ये ज़्यादातर जो है द्वारपाल वाला कंसेप्ट है, हम एक्चुअली में इसको द्राविड़ उसमें देखेंगे कि वहाँ पर गेट के पास ही कौन होते हैं, अलग अलग डाइटी, या उनको बिठा दिया जाता है पत्थर के बना के। कभी कहीं पे ज़्यादातर जो संत होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो भी आउटर वॉल है ना मेन टेम्पल की, उसमें विष्णु के 4 यहाँ पर जो फिगर्स हैं उनको कार्व किया गया है, और वो 24 फॉर्म ऑफ विष्णु को यहाँ पर दिखाते हैं। उसमें हम केशवा, माधवा, दामोदर, नारायण, ये सब देख पाएंगे, जो अलग अलग समय पे उनके अलग अलग अवतार के रूप रहे हैं। अब रत्ना भंडार के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो रत्ना भंडार जो है वो नदन साइड ऑफ जगमोहना में यहाँ पर मिलता है हमें, जहाँ पर असेंबली हॉल टेम्पल की है। कंप्राइजेज ऑफ बाहर बंदर, अब आउटर चैम्बर है और इसी के अंदर एक भीतर बंदर भी है जिसमें इनर चैम्बर भी है। तो 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। एडिशनली इसी में हम देखेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ से, वो थी मगजी लड्डू के बारे में। अब ये जो लड्डू है ना, ये ओडिशा के धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाता है, और ये एज अ 56 भोग की तरह यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी
GI टैग जो है वो मिल गया है। चलो GI टैग के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखो GI टैग मिलने का क्या मतलब है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात कर रहा है और इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट। तो एक बार इनमें डिफरेंस देख लो यहीं पे। सॉरी मैंने ट्रेड राइट लिख दिया है, क्यों मी सेकेंड। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, तो क्या क्या फ़र्क है इनके अंदर। देखो वैसे तो नॉर्मली ये किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर सेव करने के लिए ही दिए गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, तो ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को एज अ लाइसेंस के रूप में नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किसके लिए दिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली में दिए जा रहे हैं यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन को एज अ कम्युनिटी। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना धाने कालाल डिस्ट्रिक्ट, इसमें जितने भी लोग होंगे वो इस लड्डू को बना सकते हैं और यहीं पे ये बनेगा। जैसे दार्जिलिंग की टी को GI टैग मिला हुआ है। और GI टैग जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल किसी फूड को मिले, नहीं, ये दोनों को मिल सकता है। गुड्स को भी मिल सकता है प्लस साथ में सर्विसेज को भी, नहीं सर्विसेज को नहीं मिलेगा, सर्विसेज को ये नहीं मिल सकता, सिर्फ गुड्स को यहाँ पर GI टैग मिलेगा। ट्रेडमार्क की बात करें तो देखिए ये गुड्स और सर्विसेज, पहली बात तो दोनों को मिलेगा। दूसरी बात, ये लाइसेंस हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई, या फिर अपने कंपनी वगैरह बना के आया हुआ है उनको मिलेगा। अच्छा ये देते कौन है, तो देखो GI टैग जो दिया जाता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम देखेंगे, ठीक है। ये सेम ट्रेडमार्क के लिए है, 10-10 साल के लिए दिए जाते हैं कि 10-10 साल में उसके बाद आपको दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कॉपीराइट जो होता है वो 60 साल के लिए दिया जाता है। और कॉपीराइट का मतलब होता है कि इसमें कोई गुड़िया तो नहीं है ऐसे कि आपने कुछ बना के कुछ बेच रहे हो, बट ये इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट में आ जाता है। यानी कि कोई अकेडमिक, आपने जो अपने दिमाग से कोई चीज़ निकाली है, कोई पेपर लिखा है, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि विजन IAS की जो PT 365 है जो उन्होंने बनाई है उस सोर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चाहे तो वो मुझे कॉपीराइट दे सकते हैं, बट इसी में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि फेयर यूज़, कि मैं फेयर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी को पढ़ाने का काम कर रही हूँ और मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ कि मैंने इसको बनाया है, नहीं, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये इनके मेन डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं। चलो अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं जो कि है विरूपाक्षा टेम्पल। अब ये इतना डिस्कशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आप कोई सवाल आएगा ना तो आपको याद रहेगा कि क्योंकि हमने वहाँ पे 1-2 मिनट ज़्यादा लगाई थी और हमने पढ़ा था कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम याद रखेंगे ना। विरूपाक्षा टेम्पल की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल का जो पवेलियन था जिसको सल्लू मंडप भी बोला जाता है वो एक्चुअली में कोलैप्स कर गया है। और कोलैप्स करने का क्या मतलब है कि टूट गया है। तो कौन सा ये मंदिर है, क्यों इसका ध्यान नहीं रखा गया, तो ये सब हम देखते हैं। देखो ध्यान इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना टेम्पल है। अब ये टेम्पल जो है ना ये लॉर्ड विरूपाक्षा को डेडिकेट किया गया है, जिनको पंपापति भी बोला जाता है। पंपापति क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये जो विरूपाक्षा है ये एक फॉर्म है शिवा की। ये द्राविड़ में हम देख पाएंगे, मतलब सदर्न इंडिया में हम इसको देख पाएंगे। और वहाँ की जो एक लोकल गॉडेसेस थी ना उनकी ये हस्बैंड है जिनका नाम ही था पंपा देवी। तो वो पंपा देवी थी, तो वहाँ की क्योंकि वो लोकल थी तो ये जो शिवा की फॉर्म है विरूपाक्षा जो थे इनको पंपापति के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल डेडिकेटेड है, हमें पता ही है, लॉर्ड विरूपाक्षा को। लोकेशन अगर हम इसकी देखेंगे तो ये हम्पी में हमें पाया जाता है जो कि कर्नाटका के अंदर है, विच इज़ कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगरा किंगडम। तो जब विजयनगर किंगडम बन रहा था 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के अंदर के बीच की ये बात चल रही है, जहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर शुरुआत में तो उस समय पे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत वगैरह चल रही थी। 1333 की ये बात है कि हरिहर और बुक्का जो है वो पहले मुस्लिम बन गए थे, ब्राह्मण थे, फिर वापस आते हैं नीचे और वापस आके अपने आप को दोबारा से ब्राह्मण बनाते हैं और अपने राज्य की यहाँ पर स्थापना करते हैं। तो ये उसी विजयनगर की बात हो रही है और ये विजयनगर किंगडम जो है वो आगे चलता रहता है और काफ़ी पावरफुल बनता है। हम देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि विजयनगर एम्पायर जब टूटेगा, जब ऊपर मुगल्स होंगे, तो इसमें से अलग अलग हम देखते हैं कि पार्ट बनेंगे। इसी में से हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर मैसूर जो है वो निकलेगा, इसी में से हम देखते हैं हैदराबाद निकलेगा, तेलंगाना निकलेगा। तो ये डिफरेंट 5 पार्टों में मेनली बट जाएगा।
बट उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इनकी एक कैपिटल होती थी जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता था, और क्योंकि वो कैपिटल थी तो उसमें बहुत सारे जो हम देखते हैं कि मंदिर थे। देखो मंदिर यहाँ पे बहुत है, 700-800 से भी ज़्यादा टेम्पल्स इन्होंने बनवा रखे थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो यही था, विरूपाक्षा टेम्पल। और क्योंकि यहाँ पर जो राजा था वो अपनी ऑफरिंग देने के लिए भी जाया करते थे, यानी कि राज का परिवार जो था वो सबके सब यहाँ पर जाते थे। सो इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैंड गोपुरम। तो गोपुरम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बनाए गए। अगेन वही जो मैं बाहर आपको बता रही हूँ कि दरवाजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये चारों तरफ से मोस्टली गोपुरम इनको बोला जाता था। यहाँ पर विमाना तो है, ये वो भी काफ़ी बड़ी बनाए गए हैं, इंट्रिकेट कार्विंग की गई है, और एक पिलर्ड हॉल, पिलरों से बना हुआ हॉल भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेम्पल की हिस्ट्री की बात करें तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो बनवाया गया था, अलग अलग सेंचुरीज में इस पर काम हुआ था। जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि आपने कहीं पे कोई चीज़ जो है पत्थर वगैरह पे लिखवा दी है, तो आप लिखवाते हैं ना, आज भी अगर कोई पार्क में आप जाइएगा बैठिएगा तो कोई वहाँ पर अगर किसी ने कुछ दान दिया होता है किसी स्टूल वगैरह को या बेंच वगैरह को, तो उस पर लिखवा देते हैं कि ये इसके द्वारा दिया गया। ऐसे ही टेम्पल्स में भी किया जाता था। तो वो इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि ये अर्लीस्ट श्राइन जो है वो एक्चुअली में बनाई गई थी, यानी सबसे पहले जब इसको बनाया गया था वो 740 CE चालुक्यन क्वीन थी एक लोकमा देवी, उनके द्वारा बनाया गया था, जब उनके जो हस्बैंड है वो जीत कर आते हैं किंग्स ऑफ साउथ से। उसके बाद विजयनगर एम्पायर आएगा, वो इनको थोड़ा और भव्य बनाएगा। तो ये सब हम देखेंगे। देन पालवाज, चालुक्याज, होसाला, चोला, ये सब के सब जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इस टेम्पल में, बट सब्सिक्वेंटली इन लार्ज इसको कौन करेगा, विजयनगर एम्पायर इसको ज़्यादा बड़ा बनाएगा। अब हम देखते हैं कि विजयनगर संगम के किंग्स जो होंगे, अब विजयनगर के अंदर भी 4 डायनेस्टीज़ यहाँ पर आती हैं जिनको हम देख पाते हैं। तो उसमें से जो संगम किंग्स है जो कि लास्ट थे, वो कहते हैं कि ट्रांसफर द श्राइन इनटू मेजर रिलीजियस मोन्यूमेंट, इन्होंने काफ़ी बड़ा इसको बना दिया था। एंड तुलवास जो थे उन्होंने और ज़्यादा इनको एक्सपेंड किया था। तो ये हम देखेंगे। देन कृष्णा देवा राय जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, हम अगर विजयनगर के किसी किंग को मान सकते हैं तो इन्हीं को मान सकते हैं, कृष्णा देवा राय, जो कि 1509 से 1529 तक, केवल 20 साल तक यहाँ पर रहेंगे। सो ये क्या करेंगे कि एक हाल बनवा देंगे इसकी स्टार्टिंग में, मेन श्राइन जो थी, और वो अपना एक्सेशन इसको दिखाएंगे कि देखो मैं यहाँ पर आया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अर्लीस्ट ईस्टर्न गोपुरम। तो ईस्ट का जो गोपुरम है, अब ये मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर गोपुरम चारों तरफ है, ईस्ट वेस्ट साउथ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ वगैरह में हर जगह पर है। तो ये गोपुरम जो ईस्टर्न है वो बनवाया गया था कृष्ण देवा राय के द्वारा। यहाँ पे द्राविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर को दिखाया गया। अब ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो गोपुरम देखेंगे सबसे बड़ा। इसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मंडपा देख पाएंगे। मंडपा यानी कि कुछ नहीं, पिलरों से बना हुआ होल होता है जिसमें से आपको अंदर जाना होता है। देन आप जाएंगे तो गर्भगृह यानी कि सेंक्टम सेंक्टोरम को देख पाएंगे। उसी के ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको विमान बोला जाता है। देन उसके ऊपर देखिए, अब यहाँ का जो शिखर है वो फिर से ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा आपको क्रिसमस ट्री की तरह इस तरीके से जाते हुए दिखाई देगा। तो ये शिखर आपको दिखाई देगा। देन इसके ऊपर अगर कुछ और कार्विंग कर रखी है, कलश वगैरह या फिर कलश वगैरह या फिर जो छतरी होती है उसको रखा गया है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे देता है। अब डिफरेंस देखिए इस स्टाइल में और इस स्टाइल में, ये है नागरा। नागरा यानी कि इसमें देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, राइट, यस, जिसको प्लिंथ भी बोला जाता है। देन हम देख पाएंगे कि एक और, ये तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, हो सकता है कि केवल इस पे भी बना दे, इस पे भी बना दे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सेंक्टम सेंक्टोरम है जो कि सबसे बड़ा जो शिखर होता है उसके अंदर बनाया जाता है, तो इसको गर्भगृह भी बोला जाता है। इसी में हमारे जो भी गॉड होते हैं उनके आइडल को रखा जाता है। देन शिखर जो होता है, अब ये सिंपल सा शिखर इसमें बनाया गया, इसमें ना कोई यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, इसमें ना कोई ये जो स्टाइल है इस तरीके का ये नहीं दिया गया, सिंपल सा बिल्कुल इस तरीके से वो जाता है, ऐसे ही चला जाता है। ऊपर हम अमालिका को देखेंगे जो कि इस तरीके से एक डिज़ाइन होता है और उसके ऊपर हम छतरी और कलश को देख पाएंगे। तो ये जो है ये हम देख पाते हैं कि एक्सेस जो है वो आइडल का और इस तरीके का बिल्कुल ऐसे बीच में से जाएगा। मुंडी इसको बोला जाता है, एक्सेस मुंडी। फिर यहाँ पर मालिका है। फिर इसी के साथ में कुछ और होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक मंडप होता है, क्योंकि आप यहाँ से एंट्री इधर से ले रहे हो, तो मंडप से होते हुए आप ये छोटे छोटे मंडप बना रखे, इनमें से होते हुए अंदर जाएंगे, देखेंगे। ये आपको फ़र्क अब समझ में आ रहा होगा जो मैं कब से आपको बता रही थी।
थोड़े फीचर्स देखते हुए चलते हैं। देखिए द्राविड़ा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर गर्भगृह जो होता है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर्स के अंदर पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल। तो देखो अब मान लो कि ये छोटा मंदिर है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पर गर्भगृह मिलेगा क्योंकि ये शुरुआत में बनाया हुआ मंदिर होता था, और जो बड़े बड़े टावर्स बाद में बनाए गए हैं वो एक्चुअली में हम देख पाएंगे कि बाद में धीरे धीरे इनको बनाया गया होता है। टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद इन, अब यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा बड़ा जो सबसे शिखर होगा नदन में उसमें यहाँ पर गर्भगृह होता है, बट द्राविड़ में मोस्टली, अब ऐसा नहीं है कि 100 आप टेम्पल लेके आएंगे तो 100 के 100 में ऐसा होगा, बट मोस्टली हम देखेंगे कि यहाँ पर जो छोटे शिखर होते हैं उसके अंदर हम गर्भगृह को देख पाते हैं। टेम्पल इनक्लोज होता है कंपाउंड वॉल के अंदर में, एक दीवार हमें दिखाई देगी जिसके अंदर में वो बंद होगा, और एंट्रेंस में हमें जो गेटवे दिखाई देते हैं उनको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। शेप ऑफ मेन टेम्पल टावर नोन एज विमाना इज सिमिलर टू स्टेप्ड पिरामिड, तो जैसे सीढ़ी नुमा पिरामिड होते हैं उसी की तरह दिखाई देता है, और ये ज्योमेट्रिकली राइज करते हैं रेदर देन कर्विंग शिखरा ऑफ नागरा। तो ऐसा नहीं है कि ये कर्व करके ऐसे बंद हो रहे, नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली धीरे 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 ऐसे बढ़ रही हैं। मंडपा इज द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल दैट इनकॉर्पोरेटेड स्पेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर और टू फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस। नाउ द्वारपाला, जिनको डोर कीपर्स भी बोला जाता है, तो द्वारपाल जब मैं आपको बता रही थी पहले भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर स्कल्पचर्स उनके बनाए जाते हैं ताकि वो टेम्पल को गार्ड करें। अब इसमें भगवानों के भी अलग अलग बना सकते हैं, कोई सेंट जो रहे हैं उनके भी बनाए जा सकते हैं, तो ये हमें एक कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई देगा जो कि नागरा स्टाइल में कम मिलता है, यह होता ही नहीं है। अ लार्ज वाटर रिजर्वोयर और ए टेम्पल टैंक इन टेम्पल कंपाउंड, तो ये भी हमें द्राविड़ा में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नागरा स्कूल की, तो पॉपुलर नदर्न इंडिया के अंदर है, बिल्ड किया जाता है स्टोन के प्लेटफॉर्म पे विद स्टेप लीडिंग अप टू, देखो यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ मिलती है, अब ऊंचाई पे है तो जाने का कोई प्रोसेस तो होगा ना। कई बार हमें यहाँ पर पंचायतन स्टाइल भी देखने को मिलता है। अब ये क्या है, हियर द मेन श्राइन इज बिल्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लिंथ विद 4 स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन एट द 4 कॉर्नर। तो यही बात है कि जो मेन यहाँ पर श्राइन बनेगी, जो मंदिर बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर प्लिंथ के ऊपर बना दिया जाएगा, और उसके साथ में हमें 4 छोटी छोटी श्राइन्स भी देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं, और उनके 4 कॉर्नर्स पे मिलेंगे वो देखने को। देयर वर नो वाटर टैंक और रिजर्वोयर, तो पानी का हमें इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। देन क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान भी हो सकता है, अब ये इस तरीके से बनाया जा सकता है, राइट। तो 5 तरीके से ये, मतलब ये जो जिसके ऊपर बनाया जा रहा है तो वो ऐसा अलग अलग जगह पे दिखा है। इसमें स्क्वायर टेम्पल विद नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शंस, इसमें रथाकाज होते हैं मिडल ऑफ ईच फेज। कर्विलियन मिलता है जिसमें एक टावर जो होता है वो ग्रेजुअली कर्व होता हुआ एंड में ख़त्म होता है, एंड चैप्ड बाय एस्फोइड स्लेब विद रिब्स अराउंड द एज, जिनको अमालिका भी बोलेंगे, जो इवोल्यूशन देने के लिए उसको उठाई गई है। तो ये क्या है कि अब कोई चीज़ अगर ऐसे ख़त्म हो रही है, ऐसे, तो वो ऐसे ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर अमालिका को उसको दे देते हैं कि एक छत का एक छोटा सा भाग जो कि आराम से फिर इसको ख़त्म करे, तो ये एक शिखर मिलेगा हमें जिसको कर्विलिनियर टावर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल कर्विलिनियर टावर का सन टेम्पल इन मोधेरा, तो सूर्य का एक टेम्पल हमें मोधेरा में दिखाई देता है। एक सोमनाथ टेम्पल को हम देखेंगे जो कि गुजरात में है। देन विसारा स्कूल भी एक है इसी में आर्किटेक्चर के अंदर। अब ये क्या है, ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें दोनों नागरा एंड द्राविड़ा स्टाइल दोनों का मिक्स हमें दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, विसारा। ये पेट्रोनाइज्ड किया गया था चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज एंड होशियालाज, तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजपूत किंगडम एक बार हो गए थे। देखो जब मेडिवल इंडिया चल रहा था ना, तो हम देखते हैं कि शुरुआत होती है एंशंट इंडिया की, हड़प्पन्स आते हैं, देन उसके बाद में हम अलग अलग महाजनपदास को देखेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म से होते हुए फिर हम मौर्य टाइम पे आएंगे, देन पोस्ट मौर्य टाइम आएगा, गुप्ताज आएंगे, पोस्ट गुप्ता आएगा, और फिर ये जो समय है ना, इनके बाद में सडनली एकदम से राजपूत टाइम से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के आने से पहले का। यहाँ पर छोटे छोटे, ऑल्दो वो आ तो बाहर से ही रहे थे, लेकिन वो इसी संगम में यहाँ पर मिल जा रहे थे और अपने आप को डिफरेंट टाइप, एक छोटा छोटा अपना जो समूह था वो राजपूतों का बना पा रहे थे। उसी में हम चालुकाज को भी देखेंगे,
उसी में हम राष्ट्रकूटास को देखेंगे, होशियालास को देखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप उस टाइम पे आ रहे थे। तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है, ये लोगों ने क्या किया कि इन्होंने नागरा, और क्योंकि ये अलग अलग जगह पे थे, राजस्थान में भी थे, महाराष्ट्र के अंदर भी थे, कनौज के अंदर भी हम देख पाएंगे चालुकाज ऑफ कनौज। तो ये सब जो थे क्या कर रहे थे कि इनको मिक्स करवा रहे थे दोनों को, पैटर्न को। अब डिपार्टिंग फ्रॉम द्राविड़ा स्टाइल, इट डज नॉट हैव कर्व्ड एम्बुलेटरी अराउंड द सेंक्टम। तो एक तो ये जो कर्व तरीके का ऊपर से बनाया जाता है वो थोड़ा सा इनके अंदर नहीं है द्राविड़ा में। एग्जाम्पल इसका देखो, लड खान टेम्पल एट आहोल, आहोल के अंदर ये बना हुआ है। देन टेम्पल्स एट बदामी, जो भी बदामी में बनाए गए हैं। विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टा डकाल, तो ये अलग है, इसको आप इसमें कंपेयर मत कीजिएगा। अब विजयनगर एम्पायर को देख लेते हैं। 1336 से 1646 तक ये रहा था। सक्सेसिव डायनेस्टीज कौन कौन आएंगी? सबसे पहले संगमा आएगी, जिसको बनाया था हरिहर वन एंड बुक्का राया वन के द्वारा, जो कि मैंने उनकी स्टोरी आपको बता दिया। देन इसमें सालुवा आएगी। तो देखो SSTA, सस्ता के नाम से आप इसको याद रख सकते हो कि सस्ता। तो सालुवा या सॉरी संगमा, देन सालवा, देन तुलवा एंड अराविदु। तो ये इनकी 4 अलग अलग तरीके की डायनेस्टीज जो हैं वो आती हैं। सालवाज में से पावर में आते हैं जब संगम डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है। तुलवा डायनेस्टी के अंदर एम्पायर जो है वो अपने जिनित तक पहुंच जाता है, और अराविदु डायनेस्टी जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल प्रेशर को मार्क करती है कि इसके बाद में तो ये खत्म हो जाएगा। और तुलवा में ही हम देखते हैं कि कृष्णदेवराय जो थे वो इसको इसकी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अमारा नायकाज, अब यहाँ पर क्या था, नायकाज यानी कि ये जो थे ये मिलिट्री कमांडर होते थे। अब यहाँ पे भी ना, जैसे अशोक के टाइम में आप लोग पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ पर मंत्रियों का एक सिस्टम दिखाई देता है, 8, 9, 10 इस तरीके से हमें वहाँ पे महामंत्री दिखाई देते हैं। सेम यहाँ पर अलग अलग नायकाज होते थे। तो नायकाज का मतलब क्या है कि मंत्री होना, उनको एक इम्पोर्टेंट जो जगह है वो दी गई है। अब मैंने कल ही आप लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह भी पढ़ाए हैं। तो देखो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो को बांटा जाता है किसके द्वारा, आज के समय के जो प्राइम मिनिस्टर जिनके पास ज़्यादा शक्ति है। ऐसे ही एक जो राजा होता था वो भी उस टाइम पे पोर्टफोलियो बनाता था, किसी को मिलिट्री का कमांडर बनाता था, किसी को रेवेन्यू का इंचार्ज बनाता था। तो वही यहाँ पर है कि ये जो अमारा नायका होते थे ना, मिलिट्री के कमांडर होते थे, जिनको टेरिटरी दी जाती थी रूल करने के लिए, किसके द्वारा? राया। अब विजयनगर में राया का मतलब जो है ना वो होता है किंग। तो किंग के द्वारा कुछ ऐसा सा कंसेप्ट हमने पहले भी देखा है। यस, कहाँ देखा है? इसी समय में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसको इख्ता सिस्टम बोला जाता था। उसके बाद में मुगल्स में भी कुछ ऐसा चलेगा जिसको हम यहाँ पर अलग अलग नामों से जानेंगे एक्चुअली में। तो जागीरदार जो थे वो वहाँ पर उसको बोल सकते हैं। दे कलेक्टेड टैक्सेस, रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज, मेंटेनेंस और एलिफेंट एंड ऑर्सिस, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, इरिगेशन वर्क, और जो बचता था उसको फिर राजा के पास में भेज दिया जाता था। अयागर सिस्टम हैज़ 12 फंक्शनरीज इसके अंदर। अब अयागर सिस्टम इसके अंदर एक था जिसमें 12 फंक्शंस उसके अंदर होते थे, जिनको कलेक्टिव अयागार्स बोला जाता था। और ये जो था ये अपॉइंट किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा हर एक गांव में, एंड वंस अलॉटेड के बाद दे ऑफिस बिकम हेरिडेटरी। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि जो ऑफिस था वो हेरिडेटरी हो गया, यानी कि आज मैं अयागार हूँ, देन उसका बेटा, देन उसका बेटा, देन उसका बेटा, यानी कि उसी की फैमिली से वो बनेंगे। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अमारम एंड बंद्रा, यहाँ पर हम देखेंगे देवा, वर लैंड इन पोजीशन ऑफ अमारा नायकास। तो जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको ये अमारम या फिर जो बंदा रावा वेदा है वैसे लैंड, वैसी ज़मीनें उनको दी जाती थी। नायकास एंगेज्ड कन्नी लायार फॉर कल्टिवेशन ऑफ दिस लैंड। अब ये कन्नी लायार कौन होते थे? वो इंसान जिनके पास में खुद की ज़मीन तो नहीं है, तो आप एक तरीके से उनको हम देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे किसान मान सकते हो जो पैसे के बदले में वहाँ पर आकर क्या करेंगे, काम करेंगे। मनियाज वर द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू टेम्पल्स। अब हमने हर जगह पर ये चीज़ देखी है कि टेम्पल्स हो गए, पुजारी हो गए, हर समय में राजा उनको टैक्स फ्री लैंड जो है वो दिया ही करते थे। तो दिया करते थे तो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उस लैंड को यहाँ पर क्या बोला गया है, मनियाज बोला गया है इन द विजयनगर किंगडम। तो ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आजकल इन्हीं टर्म्स के ऊपर सवाल पूछेंगे, सीधा टर्म देंगे और बोलेंगे इनमें से क्या है, ठीक है, तो याद रखना है। आर्किटेक्चर मार्वल्स की बात करें तो सबसे खूबसूरत इन्होंने विरूपाक्षा टेम्पल को बनाया। देन यहाँ पर विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देता है, अगेन इट वाज यूज फॉर द
किंग एंड हिज फैमिली। फिर हज़ारा राम टेम्पल को हम देख पाएंगे। हम्पी कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है उसके अंदर उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया। उसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उसके अंदर हाथियों को रखने का एक जगह बनाई गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब लिटरेचर को देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने अमुक्ता माल्यादा, तो ये एक वर्क है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र था ना, तो वो भी किसके ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है। ऐसे ही विजयनगर में अमुक्ता माल्यादा जो है वो स्टेट क्राफ्ट वर्क के ऊपर यहाँ पर एक किताब लिखी गई है। देन हम देखेंगे जम्बावाती कालियानम। अब ये क्या है, ये एक संस्कृत प्ले था जिसको कृष्णदेव राय ने खुद ब खुद लिखा था। सो दिस बिकेम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कृष्णदेव राय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ विजयनगरा। तो आपको ये भी याद रखना होगा। कृष्णदेव राय का जो कोर्ट होता था उसको अष्टाधिगाचारु के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है 8 स्कॉलर ऑफ डिफरेंट वोकेशन। यानी कि देखो इनको बड़ा प्रेम था संगीत वगैरह से, इनको अच्छा लगता था। इनको जो जैसे कि अशोक का तो नहीं कह सकते, बट जैसे कि यहाँ पर अकबर आएंगे और अकबर अपने नवरत्न को रखेंगे, 9 रत्नों को रखेंगे, ऐसे इन्होंने 8 स्कॉलर्स को रखा हुआ था अपने पास में, जिनको अष्टाधिगाचारु बोला जाता था। और वो अलग अलग काम में माहिर थे, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी थी, उनको अलग अलग चीज़ों में माहिरत थी, तो इसी वजह से उनको रखा गया था। कुछ और टेम्पल्स की बात कर ले जो न्यूज़ में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गांधी सरोवर को, जिसको केदारनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये क्या है, एक मैसिव अवलांचेस अभी हुआ है। अवलांचेस का मतलब होता है कि जब बर्फ़ का कोई टुकड़ा जो है वो गिर जाए, तो वो जो है वो लगा है गांधी सरोवर के अंदर में, जिसको चारों भाल ताल जो है वो उसके लोकेटेड है नियर द केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के अंदर। गांधी सरोवर के बारे में और कुछ जाने तो ओरिजिनली ये कांति सरोवर के नाम से जाना जाता था। ये ओरिजिनेट होता है चोरा भारी बामक ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर से ही बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, राइट। इट इज बिलीव दैट एट दिस लेक लॉर्ड शिवा इम्पार्टेड द नॉलेज ऑफ योगा टू द सप्त ऋषिज। ये माना जाता है कि जो शिवा थे उन्होंने इसी जगह पर, ये जो गांधी सरोवर या कांति सरोवर है, इसी जगह पर सप्त ऋषियों को जो योग होता है, योग का क्या ज्ञान होता है, वो उनको दिया था। केदारनाथ टेम्पल के बारे में जाने तो ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, जो कि भगवान शिवा को यहाँ पर क्या है, डेडिकेटेड है इंडिया में। तो 12 जगह पर ऐसे मंदिर हमें दिखेंगे। और ये पार्ट है 4 धाम के सर्किट का भी, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, और हम देखते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ को देख पाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं इंडिया में, चलो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम केदारनाथ से शुरुआत करेंगे, जो कि उत्तराखंड में हमें मिलता है। देन हम देख पाएंगे यहाँ पर इधर चल के, तो झारखंड के अंदर होता है वैद्यनाथ। तो नाथ जहाँ पर आ गया, मोस्टली वो मंदिर किसका होगा, शिव को ही होगा। काशी विश्वनाथ हमें दिखाई देता है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। देन हम देख पाएंगे यहाँ पर औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ग्रीनेश्वर को, तो ईश्वर जो आ जाता है वो भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है। देन हमें ये कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे मल्लिका अर्जुना। देन रामेश्वर जो है, रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, वो भी हम देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ही आता है। फिर हम देखेंगे भीमा शंकर, जो कि महाराष्ट्र में है अगेन। देन देर इज ए त्रिम्बकेश्वर, तो वो भी महाराष्ट्र के नासिक में हमें देखने को मिलता है। भीमा शंकर कहाँ था, पुणे में। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलेगा। देन वी कैन सी नागेश्वरा, जो कि दारुकावनम गुजरात में अगेन हमें मिलता है। फिर हम देखेंगे ओमकारेश्वर को, जो कि यहाँ पर हमें कांडवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन या फिर मध्य प्रदेश के अंदर ही हम उसको देख पाते हैं। तो 2-3 शब्द ऐसे हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि नागेश्वरा हो गया, सोमनाथ आपको याद रखना होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर रामेश्वर याद रखना होगा, मल्लिका अर्जुन याद रखना होगा। और सारे ऐसे हैं कि आप कॉमन सेंस से भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हर एक में ऐश्वर लगा हुआ है तो वो ज्योतिर्लिंग ही होगा। नहीं नहीं, 2-3 बार इनको पढ़ लेना। और भी बहुत सारे टेम्पल हैं जिनमें यहाँ पर नाथ या हमें ईश्वर लिखाई देगा, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग का पार्ट नहीं बनाते हैं। जैसे कि यही देख लो संगमेश्वर टेम्पल, तो संगम की बात कर रहा है, ईश्वर भी लगा हुआ, बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ज्योतिर्लिंगा। तो ये क्या है, चलो संगम वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कॉन्फ्लुएंस होना, 2 चीज़ें आपस में मिल रही हैं। तो ऐसे ही ये एक टेम्पल है जो कि सबमर्ज्ड हो गया है, क्योंकि कृष्णा रिवर के अंदर क्या थी, बाढ़ आ गई थी। तो ये टेम्पल हमें दिखाई दे रहा है। इसके आसपास में आप ये बहुत सारा पानी देखेंगे, पानी था नहीं बट अभी आ गया बाढ़ की वजह से। तो संगमेश्वर टेम्पल जो है वो नदियाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में
में है और वो सबमर्ज एनुअली अब हर साल ही हो जा रहा है, क्योंकि श्री शैलम डैम जो बनाया गया है उससे बैक वाटर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं आते हुए। संगेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल डेडिकेटेड तो लॉर्ड शिवा को ही है, और ये बनाया कब गया था? चालुका डायनेस्टी के द्वारा बनाया जाता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा, भानसवी अलोंग विद 5 अदर रिवर्स, जिसमें ट्रिब्यूटरी उनकी हैं, जिसमें वैनी, तुंगा, भद्रा, भीमारथी, माला प्रहानी, इन सबको हम देखते हैं, और इसी वजह से इसका नाम भी जो है वो क्या बन गया? संगमेश्वर। अदर संगमेश्वर टेम्पल्स की बात करें तो श्री केतकाई संगमेश्वरा स्वामी टेम्पल तेलंगाना में दिखाई देता है। देन संगमेश्वरा टेम्पल भवानी तमिलनाडु में देख पाएंगे। संगमेश्वरा टेम्पल कर्नाटका, पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट पत्ताडाकाल, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी नाम दिया गया है। पत्ताडाकाल वही हम्पो वाली हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टेम्पल जो कि अगेन है कामाख्या टेम्पल के नाम से। अब कामाख्या टेम्पल क्या है? देखिए यहाँ पर ना एक मेला लगता है जिसको अम्बुबाची मेला बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अम्बुबाची मेला। तो असम में ये लगता है। और कामाख्या से क्या मतलब है? देखिए ये फेस्टिवल जो है ना वो कॉमनक्रेट करता है ईयरली मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या। तो गॉडेस कामाख्या का मतलब क्या है? देखिए ये स्टोरी जो थी इस मंदिर से रिलेटेड वो ऐसी थी कि एक बार लॉर्ड शिवा जो हैं उनकी जो वाइफ थी शक्ति, उनको उनके एक्चुअली में घर वाले कुछ करवा रहे थे, मतलब कोई हवन वगैरह कर रहे थे, और उनको बुलाया नहीं गया वहाँ पे, ना लॉर्ड शिवा को बुलाया ना उनकी वाइफ को बुलाया। तो उनको जो वाइफ थे उनको बड़ा बुरा लगता है कि मेरे हस्बैंड को जो इज्जत होनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। वो अपने फादर के वहाँ पर जाती हैं और इसी बेइज्जती में जो वहाँ पर उनकी कुछ बातें होती हैं वो अपने आप को क्या कर देती हैं कि जो वो हवन हो रहा था उसी की अंदर वो खुद को डाल देती है, यानी कि वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जब शिवा को ये बात पता चलती है तो लॉर्ड शिवा उनको उनकी बॉडी जो है वो लेकर आते हैं, और वो मतलब काइंड ऑफ ऐसा माना जाता है कि इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए चल पड़ते हैं, और वो उनकी जो शरीर था उसको छोड़ ही नहीं रहे थे, अपने हाथ में लेकर उसको घूमे जा रहे थे। सो उस समय पे लॉर्ड विष्णु सामने आते हैं और उनका जो चक्र होता है उससे वो क्या करते हैं कि देवी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर लगभग 51 पार्ट्स में उनकी बॉडी को क्या कर देते हैं कि बांट देता है वो चक्र, और वो 51 पार्ट्स अलग अलग जगह पे यानी इंडिया में ही आकर गिरते हैं, और उन्हीं के अलग अलग जगह पे गिरने से हम देखते हैं कि 51 शक्ति श्राइन्स जो हैं या पीठ जिनको बोला जाता है वो यहाँ पर बन जाती हैं। सो अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे गॉडेस सती के, या फिर जो हमको बोल सकते हैं कि जो समझ ही गए ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या बात की जा रही है यहाँ पर, तो जो जेनिटल्स थे वो हम मानते हैं कि असम में आकर गिरे, और इसी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन है, साल में एक बार जब उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, रेड वहाँ का वाटर वगैरह हो जाता है, तो वो हम देखते हैं कि उसी को एज अ अम्बुबाची मेला के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। कामाख्या टेम्पल की बात करें तो ये नीलाचल हिल्स के ऊपर कामागिरी के अंदर सिचुएटेड है। इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था 16th सेंचुरी में कोच डायनेस्टी के द्वारा। ओरिजिनल टेम्पल जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? काला पहाड़। तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये रेड और वाइट कलर के उसमें हमें बना हुआ दिखाई देता है, और आर्किटेक्चर स्टाइल इसको अपर बर्मा का माना जाता है, क्योंकि जो माइग्रेशन थे ताइज वगैरह वो मिक्स होते हैं पाला स्टाइल के बंगाल में, और लेटर यहाँ पर अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की स्थापना होती है। तो ये अपर बर्मा का जो स्टाइल था वहाँ से ज़्यादातर इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। देन इट इज़ वन ऑफ 51 शक्ति श्राइन्स बिलीव टू बी प्लेस वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ गॉडेस सती सेटल्ड। अ सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हियर आर द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बाय द आर्यंस एंड नॉन आर्यन कम्युनिटीज कन्वर्ज, तो यहाँ पर वो मिलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट को, जो कि बात कर रहा है ज्योतिर्मठ और जोशी मठ के बारे में। द सेंटर अप्रूव्ड द उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर रीमेनिंग द जोशी मठ तहसील इन चामोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ। तो जोशी मठ नाम की ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलकर उसको ज्योतिर्मठ रखा जा रहा है। ये सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है, और किसने इसकी रिक्वेस्ट की थी? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किया था। तो रीनेमिंग वाज ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर कोशी यातकुतोली तहसील इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रांगना श्री काइनेची धाम। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी स्टेट का किसी भी जो है उनका नाम बदल सकती है, उनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट्स की बात आएगी तो अप्रूवल लेके वहाँ पर फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर सकती है, राइट। अब ज्योतिर्मठ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका नाम क्यों रखा जा रहा है। देखिए, वन ऑफ द 4
कार्डिनल मठास, तो मठ जो थे जो कि 8वीं सेंचुरी में बनाए गए थे फिलोसोफर आदि शंकराचार्य के द्वारा, उन्होंने भी क्यों किया था, अद्वैत वेदांता जो थी फिलोसफी को उसको बनाने के लिए। अद्वैता वेदांता मतलब कि नॉन ड्यूअलिज्म, यानी दो चीज़ें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है एक तुम हो एक आत्मा हो, नहीं नहीं, हम एक ही चीज़ हैं, ठीक है, और एक ही चीज़ है तो हमें उसी तरीके से नॉन ड्यूअल होकर, अद्वैत होकर, अद्वैत मतलब दो चीज़ों को आपस से हटाकर तब हमें देखना होगा। तो ये उनके द्वारा मठ जो है वो बनाए जा रहे थे, उसमें से एक ये मठ था, और भी 3 हम देखेंगे। अद्वैता वेदांता फिलोसफी इज अ वर्जन ऑफ वेदांता ट्रांसलेटेड एज नॉन ड्यूअलिज्म। According to it, Brahman, the ultimate, transcendent, and immanent god of later Veda, appeared as separate world because of its creative energy, Maya के हिसाब से. It is believed that Adi Shankaracharya performed penance in Jyotirmatha under a tree known as Amar Kalpa Vraksha. तो इन्होंने यहाँ पर आगे क्या किया था, अपनी जो आराधना जिसको बोल सकते हैं या फिर तपस्या बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर इन्होंने की थी एक पेड़ के नीचे जिसको अमार कल्पा वृक्षा भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ, की बद्रीनाथ जो थे वो यहाँ पर विंटर में आकर रहा करते थे, सर्दियों में। इट इज़ बेस कैंप फॉर माउंटेनियर्स अटेम्प्टिंग टू क्लाइम नंदा देवी, तो ये वहाँ पर आज भी एज अ बेस कैंप की तरह काम करता है। फिर हम देख पाएंगे अलागर टेम्पल को, तमिलनाडु के अंदर ये है। द प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड कालेजघार बैक फ्रॉम द वगाई रिवर मार्क द एंड ऑफ चित्रताई फेस्टिवल, जो चित्रताई फेस्टिवल यहाँ पर इस टेम्पल में हो रहा था। तो अम्बुबाची कहाँ हुआ था, कामाख्या में, और चित्रताई कहाँ पे होता है, अलगार टेम्पल। लॉर्ड इसके कौन थे, कालाझगार। अबाउट अलगार टेम्पल, लोकेटेड है ये अलगार हिल्स पे, मदुरई यानी कि तमिलनाडु में ये अलगार हिल्स है वहीं पे, इसी वजह से इसको एज अलगार टेम्पल भी बोला जाता है। टेम्पल इज वन ऑफ द 108 अबोर्ड्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो लॉर्ड विष्णु के जो अलग अलग स्वरूप है यहाँ पर, उनमें से 108 स्वरूपों को इसमें दिखाया गया है, एंड इनकी वर्शिपिंग होती है एज द नेम ऑफ काला झगार। इट हैज़ 6 कॉरिडोर, इसमें 6 कॉरिडोर हैं जिनको फोर्ट की जो वॉल्स हैं वो क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं। द टेम्पल ऑल्सो फाइंड मेंशन इन तमिल एपिक सीलापदी करम। देखो सीलापदी करम का क्या मतलब, अब ये एक ऐसी सॉरी मेरी पेंसिल की जो यूज़ है मैं अब वो नहीं कर पाऊंगी, सो ऐसे ही समझ लिया। देखो शिलापराक्रम का मतलब होता है एक ऐसा लिखित रूप में बनाई गई एक पुस्तक जिसको एक्चुअली में इक्विवेलेंट रखा गया है वेदों के। तो ये तमिल में ही लिखी गई थी और काफ़ी पुराने समय पे इपिक की तरह हम इसको देखेंगे कि ये लिखा गया था। और इसके अंदर जो अलवार्स थे उस समय के संत वगैरह थे जो उन्होंने कविताएँ बनाई थी, जो उन्होंने संगम लिटरेचर के नाम से भी हम इसमें देखेंगे क्या आगे आएगा, तो उनको भी यहाँ पर क्या किया गया है, ऐड किया गया। तो हाइम्स ऑफ अलवार्स में भी हमें दिखाई देता है। पिलर ऑफ मंडपम आर डिपेक्टेड इन नायका आर्ट स्टाइल। तो नायका आर्ट स्टाइल हमने देखा था ना, नायक कौन होते थे, विजयनगरा में होते थे, तो वो स्टाइल में दिखाई देगा। नाउ श्री माधवा पेरुमल टेम्पल हम देखेंगे। अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है, एक ऐसी चीज़ मिली है इंस्क्रिप्शन जिसमें लार्जली रिमेन्ड सबमर्ज बाय भावी नसगरा डैम, जो कि भावी नसगरा डैम के अंदर लार्जली डूबा हुआ था। रिवील्ड ए 1000 ईयर ओल्ड ट्रेड रूट। तो इसमें ये बताया कि यहाँ पर 1000 साल पहले एक ओल्ड पुराना जो था वो ट्रेड यूट था, जो व्यापार था वो करने का एक रास्ता होता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से न्यूज़ में था। ट्रेड रूट के बारे में देख लेते हैं। द रूट कनेक्टेड द कोंगू रीजन इन वेस्टर्न तमिलनाडु विद सदर्न कर्नाटका एंड केरला बाय क्रॉसिंग द रिवर भवानी एंड रिवर मोयार। In 1338, Veerasiddha Kethaya Dhanendhayanaka constructed the Sri Madhava temple, Perumal temple. Temple is dedicated to Thondreshwara Mundiyara. तो वही लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। एरिया केम अंडर द होसियाला रूलर, तो होसियाला रूलर्स के अंडर में आता था। फिर हम देखेंगे केसरिया स्तूपा को। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्यों, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर कृष्णा देवराया हो गया, अशोका हो गया, दिस आर सम फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। तो मोस्टली हम देखेंगे कि इनसे सवाल हर 1-2 साल में पूछे ही जाते हैं। तो केसरिया स्तूपा की बात करें तो केसरिया स्तूपा जो है वो ये माना जाता है कि ये पूरे के पूरे विश्व में सबसे टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धा का स्तूप जो है वो बना हुआ है। कहाँ पर है ये, हम देखेंगे ईस्ट चंपारण जो है बिहार के अंदर इसकी लोकेशन है। स्ट्रक्चर ये वही जैसे स्तूप बनते हैं, सर्कुलर शेप में इसको बनाया गया है। ये कच्ची जो ईंटें होती हैं उनसे बना हुआ है। इसमें मड का, मिट्टी का इस्तेमाल किया और साथ ही में लाइम मोर्टार का भी इस्तेमाल किया गया है। हाइट की अगर इसकी बात करें तो ये 104 फीट
ऊंचा है, यानी कि आप इसको इतना लंबा देखेंगे। टोलर देन बोरोबुदुकार स्तूपा जो कि जावा में है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जावा आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं मलेशिया के पास। देन चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान जो कि 5th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, और हियान शांग जो कि 7th सेंचुरी में आते हैं, उन्होंने ट्रैवल किया था। उन्होंने भी स्तूपा के बारे में अपनी जो ट्रैवलॉग उनके थे उनमें मेंशन किया था। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये माना जाता है कि स्तूपा जो है वो बिल्ड किया गया था जब यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जो है वो अपना 22वां सरमन 22वां उपदेश देते हैं। तो उन्होंने यहीं पे अपनी जो इम्पेंडिंग डेथ है, यानी कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी, और उसी के बाद में इसको माना गया। बुद्धा अनाउंस हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज ए चक्रवर्ती राजा एट दिस स्तूपा। तो कहते हैं कि यहाँ पर मैं पहले एज ए चक्रवर्ती राजा की तरह रहा करता था, उसके बाद में फिर इसको बहुत बड़ा बनाया गया। बुद्धा ऑल्सो आस्क्ड लिच्छवीज टू रिटर्न टू वैशाली आफ्टर गिविंग देम बेगिंग बोल। तो उन्होंने लिच्छवीज को भी बोला कि आप वैशाली में चले जाइएगा और मुझे मेरा जो बेगिंग बोल है, जिससे मैं जो मांग कर वो खाया करते थे, वो दे देना। टू मार्क द स्पॉट लिच्छवीज बिल्ट द स्तूपा हियर। तो लिच्छवीज ने यहाँ पर क्या किया, स्तूपा को बनवाया। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मौर्य सुंगा कुषाण पीरियड इट बिकेम ए ब्रिक स्तूपा। तो पहले तो ये नॉर्मल था, फिर इसको जो ये ब्रिक है, जो यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, वो बाद में होता गया। मौर्य सुंगा कुषाण पीरियड आते हैं विद सेवरल एडिशंस एंड इनलार्जमेंट, और फिर इसको कुछ और इसमें एडिशंस किए गए, इसको बड़ा बनाया गया, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देख पाते हैं चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन द चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द केव कॉम्प्लेक्स वाज इन न्यूज़ ड्यू टू नीड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो क्योंकि इसको रिपेयर करना था, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ओरिजिन की बात करें तो डेटिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम with evidence of human habitation from iron age, it is also known as अनकाली मठ। तो इसको अनकाली मठ के नाम से भी जाना जाता है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर आयरन एज के हम देख पाएंगे कि एविडेंस है कि यहाँ पर रहते थे। अब देखिए बाहर से ये छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, बट ये केव है, गुफा है, इसके अंदर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। ये एक ही पहाड़ था जिसको अंदर से यहाँ पर कार्विंग कर करके हम देखते हैं कि इसको रहने लायक जो है बनाया गया। तो बाहर से केवल आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिखेगा, ऊपर सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसके अंदर चैम्बर्स है, जिसमें एक प्लेस बनाया गया है पूजा के लिए, वर्शिप के लिए, जिसमें शिव के लिंग को रखा गया है। रूम्स फॉर विजिटर बनाए गए हैं, साधुज के लिए रूम है, एक ड्राइंग रूम है इसके अंदर, बेडरूम है इसके अंदर, एक वाटर आउटलेट है जो कि इंटरनल टैंक को कनेक्ट करता है, और इसी के अंदर एक लाइब्रेरी भी है। क्या बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा इस तरीके का कुछ बनाया गया होगा? नहीं। देखो ज्योग्राफी की बात करें तो ये एक्चुअली में 2 जाइंट मोनोलिथिक लॉक्स है यहाँ पर के बीच में है। तो एक ही पूरे बड़े बड़े क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और सराउंडेड बाय 3 हिल्स, जिसमें चित्रदुर्गा, किराबनकुल्लू एंड जोलागुड्डा। तो ये 3 हिल्स पे पहाड़ियाँ भी हम इसके साइड में देख पाते हैं। डायनेस्टीज एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो सतवाना, होशियालास, विजयनगरा, रोमर, चाइनीज़ पीरियड इंक्लूडिंग पेंटिंग, पोट्री, कोइंस वगैरह, इंस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। एक नोटेबल रॉक इंस्क्रिप्शन हमें दिखता है जो कि है किंग मयूर शर्मा का। उन्होंने, वो कदम्बा डायनेस्टी के थे जो कि लगभग 450 AD यहाँ पर रहे थे। उन्होंने उनकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक रॉक का इंस्क्रिप्शन बनवाया। मिथोलॉजिकली बात करें तो ये किंग चंद्र जो हासा है कुताला के, उनको एडिंग ए लेयर ऑफ लेजेंड टू इट्स हिस्ट्री की उन्होंने कनेक्ट किया था, यहाँ पर आकर कुछ काम किया था, वैसी एक हमें कहानी भी दिखाई देती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो माना जाता है कि ये जो अंकलाई सेंट होते थे, वो जो अंकलाई से आते थे, जो यहाँ पर मेडिटेशन करना चाहते थे, ध्यान लगाना चाहते थे, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल होता था। एंड पॉसिबली ये एक एजुकेशनल सेंटर भी हो सकता था, यानी कि गुरुकुल भी जो है ये हो सकता था। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म। कल से हम स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट जो है उसको देखना शुरू कर देंगे। हमने देखा कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या फ़र्क होता है। आर्किटेक्चर का मतलब है एक ऐसी चीज़ जब इंसान ने रहने के बारे में सोचा तो वहाँ से जो हैबिटेट करने का, कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाने का जो आर्किटेक्चर है, जिसमें बड़ी बड़ी हम बाद में एक्चुअली जन्म हो जाता है आर्किटेक्चर का वहीं पे, फिर बाद में हम अलग अलग मेटल्स का, अलग अलग सामान का उसमें इस्तेमाल करेंगे उसको बनाने में। स्कल्पचर के बारे में हमने देखा कि एक 3D फॉर्म होती है जो कि या तो कोई आइडल वगैरह होता है,
कोई मूर्ति वगैरह हो गई जैसे, तो उसको हम स्कल्पचर वगैरह बोलते हैं। तो ये भी अलग अलग धातु के होते हैं, लेकिन यूजुअली इसके अंदर एक ही जो मेटल होता है, धातु होती है जो भी इस्तेमाल हो रही है, वो एक ही प्रकार का पूरा किया जाता है। सो कल से हम अपने सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, और अभी के लिए मैं चलती हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।